Click on the subscribe button on the Reasoners by Ashish and hit on the bell icon to get all the notifications. हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द रीजनर्स पे। दोस्तों, एक बहुत ही लंबा बोलूं या एक मीडियम लेवल का एक गैप के बाद मैं आपके साथ में जुड़ा हूं। कुछ कारणवश कुछ काम आ गया था, कुछ चीजें हो गई थी जिसके कारण कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों, आज 2 महीने बाद जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो काफी लोगों के लिए कह सकता हूं कि एक खुशखबरी वाला वीडियो है। क्यों दोस्तों, देखिए कि पिछले साल जैसा कि कोविड आया था, इस साल भी कोविड फिर से एक नए स्ट्रेंड के साथ और बहुत ही ज्यादा भयानक रूप के साथ आया है, जिस कारण लॉकडाउन वापिस से लग चुका है। लेकिन इस कारण बहुत से लोग मायूस हो चुके हैं कि फिर से हमारी जो प्राइवेट जॉब है वो चली गई, गवर्नमेंट जॉब वाले घर बैठे हैं, आपकी वैकेंसीज कम हो गई। लेकिन एसबीआई आपके लिए एक अच्छी सौगात लेके आया है, आपके लिए वैकेंसी लेके आया है। जी हाँ, एसबीआई अपनी क्लर्क लेवल यानी कि जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज आपके लिए यहाँ अपने साथ लेकर आया है। 5000 प्लस वैकेंसीज है। चलिए आज हम उसी के बारे में पूरा उसका नोटिफिकेशन को डिटेल डिस्कशन करेंगे। बताएं, आज हम बात करेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी वैकेंसी है, क्या एग्जाम कैसे होता है, कितनी शिफ्ट में होता है, ये सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके सामने एक नोटिफिकेशन खोल दिया है। इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि नोटिफिकेशन आया कब था। ये नोटिफिकेशन आया था 26 अप्रैल 2021 को, और जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 27 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगी, और जो लास्ट डेट रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी आपकी 17 मई 2021। जी हाँ, ये इस दौरान आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और मैं हमेशा की तरह बोलूंगा कि जितना हो सके उतना जल्दी भर दिया कीजिए, क्योंकि अगर हम लास्ट डेट का वेट करेंगे तो लास्ट डेट पे बहुत से लोग फॉर्म भरते हैं, जिस कारण सर्वर डाउन हो जाता है। फॉर्म भरना बहुत बार मुश्किल हो जाता है, बहुत बार आपका फॉर्म नहीं भरा जा पाता है टेक्निकल ग्लिच के कारण, या टेक्निकल आप कहेंगे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है इस कारण। तो अब मैं कहूंगा अगर आप भरना चाहते हैं तो बेशक इसको भरिए और जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा, राइट। चलिए और इसके बारे में देखते हैं आगे क्या लिखा है इसने। इसमें आपकी जो वैकेंसीज है, सबसे पहली बात करें तो इसमें आपकी वैकेंसीज है 5000 प्लस, जिसमें से 5000 तो आपकी रेगुलर वैकेंसीज हैं और आपकी 237 है बैकलॉग वैकेंसी, राइट। तो 5000 प्लस आपके लिए वैकेंसीज निकाली हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लॉकडाउन के टाइम पे एक खुशखबरी देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपका जूनियर एसोसिएट का जो एग्जाम रहेगा और इसमें जो जॉब रहेगी वो क्या चीज है। सबसे पहली बात, ये जॉब अगर आप ये सोचें कि आपको बाहर जाके मार्केटिंग करनी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके क्लर्क लेवल की जॉब है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो इस जॉब में लग चुके हैं, जो लास्ट ईयर और उससे पहले भी कुछ स्टूडेंट लगे, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं सर, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको मार्केटिंग करनी है या आगे काम पे करनी नहीं है। आप इसमें आपका सारा का सारा क्लर्क लेवल का काम होगा, क्लर्क ही मान सकते हैं आप इसको। आप जब किसी बैंक में जाते हैं तो बहुत सारे काम करते हुए देखेंगे, आपने देखा होगा पासबुक के लिए एक बंदा होता है, सेविंग्स के लिए एक बंदा होता है, एफडीज आरडीज के लिए एक बंदा होता है, कैश के लिए एक बंदा होता है, अकाउंट ओपनिंग के लिए होता है, एक डिजिटल वाला एक बंदा होता है। तो ये सारे काम आपको आने चाहिए, इसके लिए आपको ये सारे काम सिखाए जाएंगे, इन सब जगह आपका जॉब रोटेशन किया जाएगा। चलिए, ये जो एग्जाम रहेगा ये आपका रहेगा, सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका रहेगा स्टेट वाइज। हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम, हर स्टेट का एग्जाम अलग अलग रहेगा। आप जिस स्टेट के लिए फॉर्म भरेंगे आपका एग्जाम, आपका सेंटर, आपका सब वहीं पे आएगा। और ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम जिस भी स्टेट से भरेंगे आपको उसका वहां के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वहां की लोकल लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर आप हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं तो जैसे हिंदी में आपका यूपी हो गया, आपका राजस्थान हो गया, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की जाती है। पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी ली जाएगी, गुजरात में जाएंगे गुजराती ली जाएगी। ऐसे हर अलग अलग स्टेट्स के अंदर वहां की एक रीजनल लैंग्वेज है, स्टेट लेवल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आपका आगे जाके जॉब करनी है। तो आप जिस भी लैंग्वेज के थ्रू यानी जिस भी स्टेट में फॉर्म भरने वाले हैं, वहां का जो आपका लैंग्वेज रहेगा वो लैंग्वेज या तो आपने स्कूल के अंदर वो लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, एज अ सब्जेक्ट पढ़ी होनी चाहिए, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आपका एक टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। आपके इंटरव्यू के बाद ये टेस्ट लिया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि आप उस लैंग्वेज को समझ पाते हैं कि नहीं। क्योंकि एज अ जूनियर एसोसिएट या एज अ क्लर्क की बात करूं तो आपकी जो डीलिंग रहेगी वो कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग रहेगी।
और कस्टमर वहाँ का कभी कभी गांव से आ जाते हैं, कभी शहर के आ जाते हैं, कभी ज्यादा पढ़े लिखे, कभी कम पढ़े लिखे, कैसे मर्जी कस्टमर हो सकते हैं, और वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज ही काम में लेंगे, जिसके आप समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना तीनों आपको अच्छे से आना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट वाइज अलग अलग जगह की अलग अलग वैकेंसी रही है, और आपकी जो मैं बता दूं कट ऑफ भी है वो भी अलग अलग स्टेट की अलग अलग रहती है। और ज्यादातर अभी तक जो प्रीवियस ईयर की बात करूं, ज्यादातर हमने देखा है तो ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका आपका हरियाणा हो गया, राइट, आपका दिल्ली साइड हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इनकी कट ऑफ जनरली हाई जाती है। और गुजरात की जो एग्जाम की जो कट ऑफ है वो जनरली ज्यादातर जब भी स्टेट लेवल के एग्जाम थे उनके अंदर आपकी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम ही देखने को मिलेगी। इसलिए आज के टाइम पे ज्यादातर छात्रों का रुझान गुजरात बन चुका है। जब भी ऐसा कोई स्टेट वाइज एग्जाम आता है तो गुजरात से फॉर्म भरना पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फीस की, अगर हम फीस की बात करें तो जो फीस है आपकी वो SC ST PWD XX और DXX के लिए, इन सब कैटेगरीज के लिए फीस आपकी नील रहेगी यानी कि 0 रहेगी। और जनरल OBC और EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो आपकी फीस रहेगी 750 रुपीज रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है, राइट, या पहले ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे बात करता हूं अगर एज लिमिट की बात करें तो देखिए दोस्तों, एज लिमिट इन्होंने बताई है कि आपकी जो एज है वो 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को आपकी एज 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1993 1993 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और 1 अप्रैल 2001 14201 के बाद की नहीं होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। इनके बीच ही कहीं लाइव करनी चाहिए। ये तो बात कर रहा हूं मैं किसकी, ये मैं बात कर रहा हूं आपके लिए एक जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं SC या ST के, SC या फिर ST कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि जो लिमिट है इसके आगे भी आप 5 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। OBC के लिए ये रिलैक्सेशन है 3 साल के लिए, PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ जनरल और EWS कैटेगरी के लिए ये है 10 साल, PWD SC ST के लिए है 15 साल, PWD OBC के लिए है 13 साल, और एक्स सर्विसमैन डिसेबल इनके लिए भी और यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। आप इसको डिटेल में नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। दोस्तों अगर मैं बात करूं उसमें ट्रांसफर की, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब तक आप जूनियर एसोसिएट रहेंगे आपका जो ट्रांसफर है वो आपके स्टेट से बाहर कहीं नहीं हो सकता। आपका जो ट्रांसफर है वो अपने स्टेट लेवल पे ही रहेगा। हाँ, जब आप प्रमोट होकर आगे बढ़ेंगे, स्केल 1 में जाएंगे, स्केल 2 में जाएंगे, तब आपका जो ट्रांसफर है वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब तक आप जूनियर एसोसिएट है आपका ट्रांसफर, आपकी पोस्टिंग आपके उस स्टेट के अलावा और कहीं नहीं की जाएगी, उसी स्टेट के अंदर इधर हो सकती है अगर आपका ट्रांसफर भी किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको मैंने डेट बता दी है कि आपकी जो डेट रहेगी वो 27/4 से 17/5 तक रहेगी। और मैं एक चीज बता दूं, इसका जो आपका प्री का एग्जाम रहने वाला है, प्री एग्जाम आपका जून 2021 में हो जाएगा, जिसके सामने इन्होंने लिखा है टेंटेटिव। टेंटेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है या किसी कारणवश अगर कुछ आगे पीछे भी यहाँ पे हो सकता है, तो उसके लिए इन्होंने पहले ही अपने बता दिया है कि भैया टेंटेटिव मतलब ये आगे पीछे भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। लेकिन बैंक ऐसा है जो कोशिश करता है कि आपके एग्जाम कोशिश करता है कि जिस डेट को बताए गए हैं उसी डेट को हो जाए। और सबसे अच्छी बात बैंक एग्जाम्स की क्या होती है कि ये 6 महीने में अपना प्रोसीजर खत्म कर देता है। 6 महीने आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हो या सिलेक्ट नहीं हो। SSC या और किसी एग्जाम की तरह नहीं है जहाँ पे आपको डेढ़ 2-2 साल तक आपको वेट करना पड़े। इसलिए बैंक एग्जाम एक तरह से उस लेवल पे भी अच्छे हैं। चलिए, तो आपका जो प्री का एग्जाम होगा वो होगा जून 2021 को, और जो मेंस का एग्जाम होगा उसकी इन्होंने डेट दी है 31 जुलाई 2021। इन्होंने डेट भी दे दी है मेंस के एग्जाम की, राइट। दोस्तों है, इन्होंने टेंटेटिव नहीं लिखा, लेकिन है ये भी टेंटेटिव, क्योंकि अगर कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं कोविड से रिलेटेड या कुछ भी, तो हो सकता है इसको भी आगे पीछे कुछ करना पड़े, तो इसके लिए प्रिपेयर जरूर रहिएगा। लेकिन चांसेस यही है कि इसमें कोई आगे पीछे ना किया जाए, चांसेस इसी चीज के हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम, चलिए देखें इसमें।
चलिए अब बात करते हैं प्री एग्जाम की। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आएगा प्री एग्जाम। प्री एग्जाम के अंदर आपका 3 सेक्शंस होंगे। एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज, एक होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के बारे में बता रहा है, और एक होता है रीजनिंग एबिलिटी। 3 सेक्शंस होंगे आपके। यहाँ पे मैंने आपको टेबल को ओपन करके दे रहा हूँ। तो इंग्लिश के अंदर आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के। लेकिन सबकी ड्यूरेशन आपको अलग अलग जगह दी है कि इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको 20 मिनट में करने हैं तीनों के। इंग्लिश के लिए भी आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, मैथ्स के लिए भी 20 मिनट दिए जाएंगे, और रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो टोटल टाइम अवेलेबल है वो रहेगा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100 एंड नंबर ऑफ मार्क्स भी रहेंगे आपके 100 मार्क्स रहेंगे। राइट दोस्तों, इसमें देखिए एक चीज है कि इसके अंदर इन्होंने सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखी है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ही तब होता है जब आपके पास जो टाइम है वो सिंगल टाइम दे रखा हो, सेक्शनल ना दे रहा हो। तो आप चाहे सेक्शनल कट ऑफ दीजिए या सेक्शनल आप टाइम दे दीजिए, बात एक ही है। राइट क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ ना हो इसका फायदा तभी ले पाएंगे जब आपका टाइम अवेलेबल जो है वो सिंपल टाइम हो कि आप एक सेक्शन का टाइम कहीं और भी एडजस्ट कर पाए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। राइट तो इसमें आपको सेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ये कि आपको इन ओवरऑल आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर होनी चाहिए। सेक्शन वो आपका प्रीलिम्स की बात करो। जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा इसके बाद आप पहुंचेंगे फेज 2 यानी कि मेंस के एग्जाम की ओर बढ़ेंगे। मेंस में दोस्तों आपके आएंगे 4 सेक्शंस आएंगे मेंस में। एक आएगा जनरल यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके आएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम दिया जाएगा आपको 35 मिनट्स का। फिर आएगा जनरल इंग्लिश जो आएंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा 35 मिनट्स का। फिर आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें जनरली डीआई ज्यादा आती है, इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे, टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स। और लास्ट होएगा आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको फ्यूचर के बारे में गारंटी नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन आप पास्ट एक्सपीरियंस से जरूर बता सकते हैं कि ये जो एसबीआई वाला है वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड का नाम लिख तो देता है सिलेबस में, लेकिन एग्जाम में मुश्किल से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। बट आप तैयारी से जरूर करेंगे। आज तक ऐसा हुआ, इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि हमेशा ऐसा हो सकता है, कभी आगे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन दे भी दें, तो वो तैयारी तो बिल्कुल अच्छे से करनी पड़ेगी। राइट आपके 4 सेक्शन रहेंगे। तो रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड ने एक साथ लिखा है। इसके आएंगे 50 क्वेश्चंस, लेकिन इसके जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स होंगे 60 मार्क्स, यानी कि 50 क्वेश्चन के 60 मार्क्स होने वाले हैं। तो आप, और इसके लिए टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 190 क्वेश्चंस, जो कि मार्क्स मिलेंगे 200 में से, और आपको जो टाइम अलॉटेड रहेगा वो रहेगा इसमें 2 घंटे और 40 मिनट। ये आपका टाइम अलॉटेड रहेगा जिसमें आपको एग्जाम करना है। राइट चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, इसमें जो आपको प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो रहेगा सिर्फ 6 महीने का। 6 महीने तक आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, प्लस इन 6 महीने में ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको सैलरी पूरी मिलेगी। और सैलरी से यहाँ पे बात आती है, हम सैलरी की बात करें तो सैलरी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सैलरी बहुत कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसमें नोटिफिकेशन में जब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बेस सैलरी 19,000 20,000, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जो इन हैंड सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 30 to 35,000 के पास में। राइट 30 से 35,000 के बीच में आपकी सैलरी इसके अंदर रहने वाली है, तो मायूस होने की बात ही नहीं है, अच्छी खासी सैलरी आपके हाथ में रहेगी। राइट तो सैलरी का कोई इश्यू है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अब इसको फॉर्म भरने की। जब आप इसको फॉर्म भरेंगे, जब इसका नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, कोई भी एग्जाम आपके पास आता है तो आपके पास आई थिंक इतना टाइम तो हमारे पास होता है कि हम उसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकें। राइट मैं ये नहीं हमारा, देखो किसी भी स्टूडेंट की ऐसे इच्छा नहीं करते, और जनरली स्टूडेंट नहीं पढ़ते, मैं भी मानता हूं, मैं भी नहीं पढ़ता था पहले कि नोटिफिकेशन हम टू डिटेल में नहीं पढ़ते, क्या पढ़ना है 36 पेज का आपका नोटिफिकेशन दे दिया, एक एक पढ़ते रहो। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज छोटी सी जानता हूँ कि अगर हमको एक्चुअल जॉब चाहिए, अगर हम शिद्दत से जरूरत है अगर हमको जॉब की, तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए अगर तैयार है, तो नोटिफिकेशन पढ़ना भी आपके एग्जाम में सिलेक्ट होने का ही एक हिस्सा है। तो मैं कहूंगा भले ही आपके 2 घंटे लग जाएं, लेकिन एक बार आप वो 2 घंटे निकाल सकते हैं, और वर्ड टू वर्ड एक बार नोटिफिकेशन पूरा जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बार छोटी छोटी चीजें कुछ नहीं दे देता है जो कभी कभी हमारी नजरों से स्किप हो जाती है, तो पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार। राइट मेरे काफी स्टूडेंट्स जो गलतियां करते थे, जो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। क्या देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में बहुत सारी चीजें आएंगी, मैंने आपको मेन चीजें तो बता दी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। जैसे आपका इसमें थंब इंप्रेशन आपको देना पड़ेगा, आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, प्लस आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी अपलोड करना पड़ेगा।
ठीक है। इन सबकी जो गाइडलाइंस है, सबकी जो डायमेंशन है, डायरेक्शन है, जो सबकी जो डिटेल्स है, किसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सब आपके नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे भी आपके गाइडलाइंस, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस दी जाएंगी, आप उनको पढ़ जरूर लीजिएगा। क्योंकि बहुत बार होता है उसमें लिखा होता है सिग्नेचर ब्लैक पेन से करने हैं कि ब्लू पेन से, आपका थंब इम्प्रेशन ब्लैक इंक से होना चाहिए ब्लू इंक से, और आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो कौन से इंक से होना चाहिए, ये भी लिखा जाता है, जिसमें सब लिखा होता है। आप उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। जब भी ज्यादातर लोग ई मित्र वगैरह पे जाते हैं भरवा देते हैं, वो लोग भी इनमें ध्यान नहीं देते, वो कुछ भी कर के भर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि भैया ये तो इस इंक से नहीं इस इंक से भरना था। वो तो चलो किस्मत अच्छी होती है कि बैंक वाले ज्यादा इस चीज पे इतना जोर नहीं देते, लेकिन भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हुआ कि वो इस पे भी स्ट्रिक्ट होने लग गए, तो इसलिए मैं कहूंगा भैया काहे को कोई लूप होल छोड़ना है, हम कोई लूप होल नहीं छोड़ेंगे, हम सारी चीजें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। राइट। एक चीज और बता दूं, थंब इंप्रेशन के टाइम पे काफी लोग ये गलती करते हैं, पहले मैं भी करता था, थंब इंप्रेशन बहुत जोर से हमने थंब अपने अंगूठे पे इंक लगा दी और हम एक यहाँ पे एक जो थंब प्रिंट है वो अच्छे से प्रिंट हो जाए, इसलिए हम जोर से दबा देते हैं, जो कि गलत है। वहां पे इंक दिखेगी, आपके थंब इंप्रेशन दिखेगा नहीं। तो आप जब इंक पैड पे अपना अंगूठा लगा रहे हैं तो जोर से दबाएं, लेकिन जब अपने पेपर पे जिसको फोटो खींचने के लिए जो आप थंब इंप्रेशन ले रहे हैं उसमें आप थोड़ा हल्के हाथ से लगाएंगे तो आपके थंब इंप्रेशन ज्यादा क्लियर आएंगे। राइट। तो ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा कि फोटो की साइज क्या होना चाहिए, थंब इंप्रेशन या सिग्नेचर है, इनकी फाइल साइज क्या होना चाहिए, आपके डायमेंशन क्या होना चाहिए, सारी डिटेल्स में चीजें आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि जो साइन है वो आप केवल ब्लैक इंक पेन से ही करने वाले हैं। जो साइन है वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। आपको जो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है वो ब्लैक और ब्लू दोनों इंक से चल जाएगा। प्लस आपका जो डिक्लेरेशन है वो भी ब्लैक व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, प्लस ब्लैक इंक से होना चाहिए। ये मैं आपको इसमें क्लियर में बता दूं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और जो आप हैंड डिक्लेरेशन, सिंगल सिग्नेचर और हैंड डिक्लेरेशन करेंगे वो कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा, हमेशा एक रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। दोस्तों ये था SBI जूनियर एसोसिएट के बारे में डिटेल आपका नोटिफिकेशन जो मैंने आपके लिए डिस्कस किया है। तो आप इसका फॉर्म जल्दी से भर दीजिए, लेकिन सिर्फ हमारे डिस्कशन पे ना चाहिए। मैं फिर भी कहूंगा आप खुद से भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, जरूर आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। और इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आता है मन में, कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई शंका है, तो प्लीज आप उस अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा, टाइमली दिया जाएगा। दोस्तों अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं शायद आपके लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, शायद मैं आपका इसका भी एक वीडियो मैं आपको बना के शो कर दूं। शायद कोशिश करूंगा कि वो भी आपके सामने मैं जल्द लेके आ पाऊं। तो दोस्तों अब आप देर नहीं करेंगे, अब आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना है। और आप इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि हमको कैसे तैयारी करनी है, कब कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कमी कहाँ रह गई, छोटी छोटी चीजें, इन सब के बारे में आपके लिए जल्दी एक और डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल द रीजनर्स पे। थैंक यू, सत श्री अकाल, धन्यवाद, शब खैर।